डॉक्टर साहब, अडियाला जेल में साइफर केस की समाअत पर साथियों से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए आज बानी पीटीआई ने कहा है कि वो साबिक आर्मी चीफ साहब को अदालत में लेके जाएंगे क्योंकि उन्होंने डोनाल्ड लू के कहने पर रिजीम चेंज किया। क्या कहेंगे उनकी स्टेटमेंट? देखिए, इंतखाबी मुहिम, भरपूर इंतखाबी मुहिम, और चेयरमैन पीटीआई ने तो जेल से शुरू किया, ठीक है, और उनके जो बाकी बड़ी तादाद में जो लोग उनके जेलों में हैं वो भी जेलों से ही। ये भी एक बड़ा दिलचस्प मंजरनामा डेवलप हो रहा है। उन्होंने जेल से शुरू कर दी अपनी इंतखाबी मुहिम, और जाहिर है कि अब आने वाले दिनों में जैसे जैसे वो समातें होंगी तो उसमें वो बात करेंगे, और बाकी तमाम जमातें जो हैं फिर वो उसका दिफा करती नज़र आएंगी। मतलब ये उन्होंने मतलब वो सारी अपनी तकारीर में वजाहतें करती नज़र आएंगी कि नहीं ऐसे नहीं था, ऐसे था, ऐसे था। वो जो मतलब उन्होंने जेल से पकड़ के जो है ना, तो देखें मुस्लिम लीग नून हमारी आने वाली हुकूमत है, उनको चाहिए कि वो इसमें वो अपना एक अलग ही सेट के मंशूर पेश करें। मैं आज भी देख रहा था उनके रहनुमा उसकी वजाहत और वो पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रोहन चौधरी साहब, तहरीक इस्तेकाम पार्टी आगे एक बड़ी जमात है मुल्क की, तो उन्होंने इक़्तिदार संभालना है और मुल्क के मसाइल को हल करना है। तो अब यह है कि लेकिन उन्होंने जेल से बैठ कर लिया। अब सारा दिन मैं आज देख रहा था, तो अब ये नहीं कोई अगर बाहर से देखे कि पाकिस्तान में इंतखाबी मुहिम का मंशूर क्या है, मतलब सियासी जमातों में किस बात पे इख्तलाफ हो रहा है, मईशत पे, कोई फॉर्म, तो पता चलेगा कि इख्तलाफ इस बात पे हो रहा है कि क्या चेयरमैन पीटीआई ने बुशरा बीबी को निकाह से पहले देखा था या नहीं देखा था। इस पे कौन चौधरी साहब जो हैं, जो मेरे ख्याल से सर बनाए इस्तेकाम पार्टी को, तो कहें सदर है या सेक्रेटरी जनरल हमारे इंतहाई मोहतरम है, आने वाले दिनों में वजारत वगैरह है उनकी, तो वो कह रहे हैं कि देखा था। अब ये इंतखाबी मुहिम है, तो इससे हट के कुछ है हमारे पास? अगर नहीं है तो इसी पे चलाएं। दूसरी बात जो है, एक और बड़ी अजब सी बात है, ये जो ये देखें, हमारे तो काम है आने वाली हुकूमत, ठीक है ना, उनको हम दीदा दिल फर्श राम, तुम इंतज़ार कर रहे हैं नवाज शरीफ जल्दी से आएँ और हल उठाएँ। लेकिन मसला ये है कि मेरी कुछ बात यहाँ पे हो रही थी इलेक्शन कमीशन के लोगों से। मैंने कहा जी ये क्या आप ये बल्ले का निशान? उन्होंने कहा ये इंटर पार्टी इलेक्शन तो हो नहीं रहा, ये तो हो सकता है इसको मंजूर ना किया जाए, बल्ले का निशान छीन लिया जाए। तो उसके बाद में मैंने एक सवाल उससे पूछा, फिर बड़ी बहरहाल एक आर्गूमेंट हुआ। मैंने कहा जी फ़र्ज़ करें कि वर्स्ट सिनेरियो को भी सामने रखना चाहिए ना, दुश्मन कहीं से भी कोई भी वार कर सकता है आने वाली हुकूमत पे, ठीक है, तो मैंने कहा फ़र्ज़ करें बल्ले का निशान छिन जाए, ठीक है, आपके दुश्मन ने तो जेल से चला दी है इंतखाबी मुहिम, अब बल्ले का निशान ना हो और वो ये कहें कि जी यास्मीन राशिद को हम जो है वो वहाँ पे एक साइकिल या कोई किताब या कोई तोता या कोई कबूतर के निशान पे खड़ा कर रहे हैं, तो लाहौर के लोगों को नहीं पता यास्मीन राशिद कौन है। अच्छा, वो परेशान हो गए, कह रही तो बड़ा मसला। मैंने कहा जी बल्ले बल्ले को छोड़ दिए तो मामला इस तरह से भी तो देखें ना। आप कहें कि जी वो सनम जावेद और ये जो सारे लोग हैं, इनमें से किसी को चारपाई का निशान है, किसी पे कुछ निशान है, कुछ निशान है, लेकिन इनके जो नाम है, तो लोग तो नामों पे अगर ठप्पा लग गया तो क्या होगा, तो परेशान हो गए। अच्छा, उसी वक्त वहाँ पे इत्तेफाक से आने वाली हुकूमत के एक वज़ीर जो है, एक आम वजारत होगी उनके पास, तो वो भी उनसे भी बीच में टाकरा हो गया। ये फिर वो भी उन्होंने कहा तो बड़ा मसला है, तो आप बताएं क्या करना चाहिए। मैंने कहा नहीं बताना तो आपने है, मेरा काम तो आपको सिर्फ ये बताना है कि फ़र्ज़ करें अगर ये आप बल्ले के निशान पे लगे हुए हैं सारे, चला गया बल्ले का निशान और ये आज़ाद इन निशानों पे खड़े हो गए, फिर क्या होगा। तो उसके बाद एक सोच विचार का सिलसिला शुरू हुआ। तो उसमें जब वो सोच विचार में मसरूफ़ हुए तो मैं हटो बचो करके वहाँ से निकल गया। तो ये जेल से अब इंतखाबी मुहिम शुरू हुई है यहाँ पर। अब ये इनको दिफाई पोजीशन में ये, हाँ ये शायद दिफाई पोजीशन में इंतखाबी मुहिम चलाएंगे या ये उन्हीं के गिर्द चलेगी, कैसे होगा इंतखाब। यहाँ तो ये बात थी कि मईशत के ऊपर और माशी प्लान और बाकी सारा जो मुल्क के बहुत गंभीर मसाइल हैं, सिक्योरिटी
फाइनेंस आने वाले दिनों में क्या होगा, ये आपका अदम इस्तेकाम कैसे ख़त्म होगा, ये सारे इश्यूज़ हैं ना जी। ये इशू है इस वक्त कि जी वो मतलब ये क्या इश्यूज़ हैं। ठीक है, इस तरह की तो इंतखाबी मुहिम अगर चल रही है तो फिर ये तो मतलब इस तरह की इंतखाबी मुहिम को मतलब बच्चों से दूर रखा जाए, ये क्या है, ये तो बड़ी अजीब सी हो रही है। तो ये हमारे संजीदा सियासतदान हैं और ये कुछ संजीदा बात करेंगे तो फिर हम उस पर तबसरा करेंगे। संजीदा बातें कर रहे हैं वैसे, हुकूमत आने वाली तो क्या ज़ाहिर है, लेकिन मतलब है कि वो उन्होंने जेल से जो है वो सारा दिन जो है ना वही चल रहा है। अच्छा, अभी तक कोई नई बात आई भी नहीं है, प्रेस कॉन्फ्रेंस है, ये फलाना ढिमाकना, ये वो, तो कोई ऐसी बात हो ना कि लोगों के अंदर कोई आगे की चीज़ समझ में आए ना, मईशत, कोई दिफा, कोई यूथ पॉलिसीज, उस तरफ ध्यान दे ताकि, लेकिन ये उधर जो है ना अभी तक मसला अटका हुआ है। तो अच्छा, ये जंग फैल रही है, लेकिन इश्यूज, हमारे इश्यूज बहुत आने वाले कुछ महीनों में और चंद हफ्तों में दुनिया कहाँ जाके खड़ी होगी मैं नहीं जानता, लेकिन ये है कि ये बहुत ख़राब हो रहे हैं हालात। हर गुज़रते घंटे, हफ्ते, दिनों, जो भी कहें, ये दुनिया के हालात बड़े तेज़ी से ख़राबी की तरफ जा रहे हैं। और देखें ये पिछले 24 घंटों में क्या हुआ है। एक तो ये है कि जंग फैल रही है पूरे गज़ा में और मगरिबी किनारे पे, इस वक्त लड़ाई हो रही है, तबाही हो रही है, और ये वहाँ पर तमाम इमदाद बंद कर दी गई है। अब मुझे नहीं पता, टेलीफोन कॉन्टैक्ट भी ख़त्म हो गया है, राब्ते वगैरह सारे ख़त्म हो गए। कोई 17,000 बता रहा है, कोई 16,000 से ज़्यादा बता रहा है तादाद। और WHO का कहना यह है कि जितनी अमवात अभी तक हुई हैं गज़ा में, उससे ज़्यादा, यानी अगर फ़र्ज़ करें सरकारी तौर पे भी देखें तो 16,000 हैं, तो वो ये कह रहे हैं कि 16,000 से कहीं ज़्यादा आने वाले दिनों में, अगले चंद दिनों में, जो बीमारियां फैलने जा रही हैं वहाँ पे, क्योंकि तदफीन नहीं हो सकी, तो बीमारियां फैलने जा रही हैं, तो 16,000 से ज़्यादा अमवात की तवक्को रखी जाए। ये WHO ने आज अपने सरकारी जो एलामी है उसमें ही कहा है। और ये जो है ये 36 CNN ने इसको ब्रेक किया है, और ये स्टेटमेंट भी साथ लगाई हुई है कि 36 लाइट इन गज़ा डिजीज कुड बी इवन डेडलियर दैन एयर स्ट्राइक्स। यानी 16,000 से आप अगर इसको बढ़ा लेते हैं WHO की कैलकुलेशन के मुताबिक, तो ये कोई 32,000 से ज़्यादा इंसानी जानें चली गई हैं या जाने वाली हैं। अच्छा, अब उसके बाद 24 घंटों में क्या हुआ है ये ज़रा आप देखें। जंग, मैं कह रहा हूँ जंग फैल रही है। सेंटकॉम ने जो सेंट्रल कमांड है उनका एक अलामिया मेरे सामने पड़ा है, ठीक है, जो कि हमारी फर्स्ट लाइन है गालिबन। वो ये कहते हैं कि फॉर इमीडिएट रिलीज हूथी अटैक्स ऑन कमर्शियल शिपिंग इन इंटरनेशनल वाटर कंटिन्यू। और इसका पहला जो हिस्सा है उसको हम पढ़ लेते हैं। वो कह रहे हैं टुडे देयर वर 4 ये 4 जो हैं अटैक्स हुए हैं अगेंस्ट 3 सेपरेट कमर्शियल वेसल्स operating in international waters in southern Red Sea. These 3 vessels are connected to 14 separate nations. अच्छा, और उसके बाद इनका जो डिस्ट्रॉयर है USS कारने, उसने रिस्पॉन्ड किया टू डिस्ट्रेस कॉल्स फ्रॉम द शिप्स एंड प्रोवाइडेड असिस्टेंस। अच्छा, अब इसको पूरे को पढ़ें, अगर ये बाकी जो स्टेटमेंट है उसको खलासा ही है उसका, कि सुबह 9:15 बजे सना वक्त के मुताबिक जो USS कारने है उसको एक वहाँ पे एक जहाज़ जो कि यूनिटी एक्सप्लोरर, उसकी तरफ से कॉल आई और उसने कहा कि जी हमारे ऊपर जो है वो अटैक्स हो गए हैं तो हमारी मदद करें। अच्छा, यूनिटी एक्सप्लोरर जो जहाज़ है इसके ऊपर बहामास का झंडा लगा हुआ था, बरतानिया का ये में रजिस्टर्ड था और ऑपरेट होता था। कार्गो शिप
और इस पे 2 मुल्कों के वो कह रहे हैं कि इस पे सेलर्स से, ये इन्हीं की प्रेस रिलीज बता रही है। कार्नी वॉज कंडक्टिंग ए पेट्रोल, वो वहाँ पहुँचे और उन्होंने देखा कि अटैक हो गया है। उसके बाद इन्होंने जब ये वहाँ पहुँचे तो इसी वक्त जो है वहाँ पे इनके ऊपर भी अटैक हो गया। अच्छा, उसके बाद जब ड्रोन इनकी तरफ आया तो इन्होंने जो है उसको शूट डाउन कर दिया। उसके बाद जनाब यूएसएस, ये जो यूनिटी एक्सप्लोरर है, इसके ऊपर दोबारा अटैक हुआ, फिर दोबारा उसको कॉल किया, फिर इन पे अटैक हो गया कार्नी पे दोबारा, ये जो यूएसएस कार्नी है। फिर 3:30 बजे नंबर 9, अच्छा एक यहाँ रुके अगर और मैं देखूँ कि ये यूनिटी एक्सप्लोरर किसका है, तो ये मैंने अभी ट्रेस किया, तो यूनिटी एक्सप्लोरर जो जहाज़ है, ठीक है, अगर इसको हम देखें ये बेल्टिक शिपिंग से, तो इसके ओनर जो हैं वो फिर है रे शिपिंग। अब देखिए ना, हुतीज की जो इंफॉर्मेशन है, ठीक है, तो रे शिपिंग तल अवीव इसराइल से में इसके मालकान हैं। अगर हम ये दिखा सकें, ये 5th स्लाइड की मैंने बात की, और ये जो है ये इसके मालिक हैं, और ओनर जो हैं इसके ये आ गए ओनर, और फिर ओनर को ढूंढते ढूंढते ये किसका जहाज़ है, इस पे क्यों हमला हुआ, ठीक है। तो फिर हम 6ठी स्लाइड पे आ जाएं, और फिर वही रमी उंगर इसके मालिक निकलते हैं, और रमी उंगर जो हैं वो रे शिपिंग के मालिक हैं। ये वही रमी उंगर हैं जिनका भी जिक्र कर चुके हैं हम चंद रोज़ पहले। इसके पीछे भी वो निकलते हैं, वो बोर्ड मेंबर हैं, फिर इसलिए अटैक हो गया। तो ये जो है अब मसला बड़ा ख़राब हो गया, क्योंकि ये जो अटैक हैं ये अच्छा, फिर इसके बाद सुबह तो ये होता रहा ना कि नहीं आगे पीछे दाएं बाएं, लेकिन दोपहर तक फिर ये हुआ कि जो 3rd स्लाइड है उनका जो मीडिया है वाईनेट ने कहा कि 3 जहाज़ जो हैं बिलीव टू बी Israel connected attack in Red Sea. US threatens response. अच्छा, और उसके बाद ये 4th स्लाइड जो हाथ है वो कह रहा है कि जी 4th अटैक इन अ मंथ, इसराइल ओन शिप। अब इन्होंने फिर मान लिया कि इसराइल का है, और हुतीज मिसाइल और यूएसएस कार्नी इंटरसेप्ट ड्रोन्स। अच्छा, तो ये तो मसला जो है ना ये अब समंदरों तक आ गया है। अच्छा, ये अटैक जहाँ पे हुआ है ना, ये मैं आपको तो ये हम स्लाइड देखें ना, लोकेशन इसकी क्या है जी। ये इसकी लोकेशन जो है ये, अच्छा एक हुआ है यूनिटी एक्सप्लोरर पे, सही। एक दूसरा जहाज जो है उसका है नंबर 9, उसका नाम ही नंबर 9 है, वो भी इसराइल कनेक्टेड है। तीसरा है MV सोफी 2, ठीक है, ये भी जो है ये भी और चौथा जो है वो MV बेशद है। अच्छा, अब ये 4 पे अटैक हुआ है, और फिर उसके बाद USS कार्ने जो है उन्होंने आके इनको रेस्क्यू किया है। यहाँ पे मिसाइल अटैक हुआ है, और ये जो है ये अगर हम देखें तो ये बाबे मंदलब, वो एक छोटी सी पट्टी जो मैं हमेशा कहता हूँ ना, बाबे मंदलब, ये छोटी सी चौक पॉइंट जो नीचे आप ऊपर मेडिटेरियन है, फिर उसके बाद ये जो है गल्फ ऑफ एडन है, खलीज अदन जिसे कहते हैं, फिर ये उसके बाद छोटी सी एक पतली सी चौक पॉइंट है। जो चौक पॉइंट ये वो है जो नहर सुइज है, ये जहन में रखें, ये नहर सुइज है, ये नहर सुइज है, ये जो चौक पॉइंट है ना जी जी। तो बाबे मंदलब, मतलब का मतलब होता है आंसू, तो मुझे नहीं पता इसका तारीखी हवाला, उस पर कभी बाद में बात कर लेंगे, लेकिन ये है कि ये बाबे मंदलब से निकल के फिर ये नीचे जो है ये बड़ा समंदर आता है, तो फिर ये बहरे अमर में दाखिल हो जाता है, बहरे अमर फिर इंडियन ओशन में दाखिल हो जाता है। यहाँ पर ये अटैक हो। अच्छा, इस तरफ क्या है, इस तरफ उधर तो यमन है, इधर जबूती और एरिट्रिया है। हम ये पहले भी बात कर चुके हैं, और हम ये नक्शा भी दिखा चुके हैं, और दिखा भी सकते हैं दोबारा, कि ये वो जगह है कि इस तरफ यमन और इस तरफ एरिट्रिया और जबूती, यानी सारी वो जो बेसिस हैं वो इस तरफ हैं। यहाँ पे हो रहे हैं जनाब ये अटैक। अगर ये नीचे देखें हम इस नक्शे में, यमन, जबूती और एरिट्रिया। अच्छा, अब इसमें जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि ये अगर इसको हम यहाँ पर ये ब्लॉक हो जाए और ये इसको बंद कर दें, हुतीज ने इसको बंद कर दिया था पहले, इतने अटैक्स किए थे, यहाँ जहाज़ों ने आना जाना बंद कर दिया था कि जहाज़ों में
फ्यूल है, उन पे वो मतलब है कि उनको किडनैपिंग ना हो जाए, उन पे मामलात ख़राब ना हो जाएं। तो अगर दूसरा रास्ता ये है जो मैंने पहले भी बात की थी, और अगर हमारे पास वो हम दिखा सकें कि वो पूरा जो है ना एक चक्कर काट के, क्योंकि यूरोप डिस्कनेक्ट हो जाता है, यानी यूरोप का यहाँ आने का कोई रास्ता, कोई तरीका नहीं है बहरे हिंद तक। तो यूरोप की गैस, ऑयल, उसको लाने का फिर एक ही तरीका है कि वो अफ्रीका के गिर्द घूमे, बजाय इसके कि नीचे से जा रहे हैं ना, अभी तो यहां से आ रहे हैं ना जहाज, ये देखिए छोटा सा रास्ता है, वो घूमते हुए पूरे अफ्रीका के गिर्द चक्कर काट के जनाब फिर वहां पे पहुंचे। मतलब अब आप मुझे बताएं कि इस वक्त जो ऑयल और इस वक्त जो शिपमेंट्स और जो सारा जो यूरोप और एशिया के दरमियान कांटेक्ट है वो यहीं से है,